गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का 5वां लेक्चर है हमारा, और आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ओके बच्चों, तो हेडिंग लगा लें आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ओके बच्चों, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी amount of energy required to remove amount of energy required to remove the valence shell electron, the valence shell electron from an isolated gaseous atom, from an isolated neutral gaseous atom to infinite. ओके, तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके बैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी बच्चों रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ओके, जैसे मान लो बच्चों हमारा एक एटम यम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपका यम प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो डेल्टा एच यूज हो रहा है, डेल्टा एच वो पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। अर्थात ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है। वह प्रोसेस जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस डेल्टा एच को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों हमेशा जो होता है इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकलता है। जैसे मान लो यह न्यूक्लियस है और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कहा जाएगा इसको इनफाइनाइट तक ले जाना है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, शुरू में क्या होता है बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, अट्रैक्ट करता है। कितना फोर्स होता है? वह होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फोर्स के अगेंस्ट हमको एनर्जी देना पड़ता है, तभी इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इनफाइनाइट पर पहुंचता है। एटम के लिए बच्चों इनफाइनाइट जो होता है बहुत ज्यादा नहीं होता, 2 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है ना, तो किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल से बाहर निकाल लेने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों इसका यूनिट क्या है, यूनिट। तो बच्चों यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है एक एटम से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 ओके जूल।
तो हम किलो जूल पर मोल भी कर सकते हैं। इसका यूनिट जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। यदि एक मोल ले लेंगे उस एटम और उन सब के बैलेंस से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम किलो जूल पर मोल कहेंगे या 1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यदि हम रिलेशनशिप लिखना चाहें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कितना हो जाएगा 96 किलो जूल पर मोल, 96 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशनशिप हो गया बच्चों, इसको आप नोट कर लें। उसके आगे जो है अब हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बताएंगे। हो गया जाना, चलो बताते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों हो गया आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हेडिंग लगा लें, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, ये क्या होगा देख लीजिए, इसको मैं एग्जाम्पल देकर के समझा देता हूं। मान लीजिए बच्चों यह कोई एक एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मोनोपॉजिटिव कैटायन बन जाता है, और इस समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, आई फर्स्ट। ओके, इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस प्रोसेस में उस एनर्जी का कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब मान लीजिए कि यही कैटायन हम ले रहे हैं बच्चों, मोनोपॉजिटिव कैटायन, इससे एक और इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये डाई पॉजिटिव कैटायन आपको जो मिला, इससे एक और इलेक्ट्रॉन हटा दें तो ट्राई पॉजिटिव कैटायन बन जाएगा बच्चों, और इस समय जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी उसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसी को जो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अच्छा, अब देखो बच्चों, तो IE3 हमेशा जो होगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? देखो इसको मैं समझा रहा हूं। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे मान लो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए कि आप कैल्शियम ले लो, कैल्शियम ले लो जैसे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मोनोपॉजिटिव कैल्शियम आयन बनेगा। अब देखो इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या जो बच्चों होंगी 20 होगी, इसमें प्रोटॉन की संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 20, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 19। अब बताओ, तो अब ये यहां पर जो आ गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आ गया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए Ca सिंगल पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखोगे तो प्रोटॉन 20 है, इलेक्ट्रॉन 19, यहाँ प्रोटॉन 20 है, इलेक्ट्रॉन 18 है। देखिए तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जा रहा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों कैटायन पे, वहां से इलेक्ट्रॉन हटाना आसान नहीं होता, कठिन होता है। इसीलिए सेम एटम के लिए जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वह सेकेंड से ज्यादा होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है फर्स्ट से ज्यादा होती है।
और ये जो आर्डर होगा बच्चों कभी भी चेंज नहीं होगा। सिमिलर एटम के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का जो आर्डर होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके बच्चों, जरा नोट कर लें, फिर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल आपका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आ गया IE2। तो यहाँ पर क्या होगा, IE2 इज ग्रेटर देन IE1। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी because the force between the nuclear charge and electron in this case is greater, okay, because the number of protons, okay, and nuclear charge is greater here not greater, okay। पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज तो इसमें कम है और इसमें पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। यहाँ पर 20 प्रोटॉन है 20 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, ठीक है। चलो नोट कर लें, मिटा देते हैं, मिटा दें। चलो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बाद बच्चों आप पढ़ोगे फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसको आपको स्टडी करना है। ओके बच्चों, तो कई फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है बच्चों, पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ठीक है बच्चों। यदि बड़ा साइज का एटम है, देखो एक छोटा एटम बना दे रहा हूं और एक बड़ा एटम बना दे रहा हूं। चलो ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन एक रिमूव कर, यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें यहां बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहां से इनफाइनाइट पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी और यहां से इनफाइनाइट पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो जैसे बड़ा साइज होगा बच्चों, force between nuclear charge and electron becomes weaker, okay, hence less amount of energy is required to remove the valence shell electron। जैसे जैसे साइज बढ़ता है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी IE is inversely proportional to size, ठीक है। स्मॉलर साइज ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर साइज स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और यदि एटम का साइज जितना छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कठिन होता है। स्ट्रॉन्गली जो है वो हेल्ड होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा, प्रोटॉन्स के द्वारा, ठीक है। मिटा दें, नोट कर लो। तो पहला फैक्टर था एटॉमिक साइज। चलिए धन्यवाद। दूसरा है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। इस न्यूक्लियर चार्ज को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बच्चों जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा
greater the nuclear charge, greater is the ionization energy. तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज पर ही डिपेंड करती है। ठीक, उसके बाद बच्चों तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बच्चों एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर डोमिनेट होता है, उसको डोमिनेट कर देता है। ठीक है ना। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एक तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं हाफ फील्ड और दूसरे होते हैं फुल फील्ड। हाफ फील्ड जो होता है वह भी स्टेबल होता है और फुल फील्ड है। ठीक है, जैसे P है तो P में 3 बहुत ही स्टेबल है, इस यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही कठिन होगा। ऐसे ही D रहेगा 5 या फिर तो 7 बहुत ही स्टेबल होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं होता। ऐसे ही फुल फील्ड P6 हो गया, D10 हो जाए या 14 हो जाए। वैसे हम जब की बात नहीं करते हैं, P और D में ही हमारा काम चल जाता है। ठीक है, यदि मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है ना, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी हार्ड। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी हार्ड, वेरी टफ, अर्थात हाई आयनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है ना। यदि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो हाई होता है। ठीक, इसके लिए आप लोगों को एग्जाम्पल मिलेगा, ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे बच्चों। जैसे मान लो बच्चों आपके पास है P2 P3 P4, इनको जो है अरेंज करना है आपको किस ऑर्डर में? आयनाइजेशन एनर्जी के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा जो होगा P3 का होगा। ठीक है, उसके बाद P4 का होगा। फिर जाकर के P2 का होगा, यही आएगा। ठीक, यदि हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों दिया हुआ है तो उसमें फुल फील्ड वाले का जो होता है स्टेबिलिटी ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है, मिटा दें। अब चौथा फैक्टर है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद चौथा आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट या कहते हैं सबसेल इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट
या सबसेल इफेक्ट। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट या सबसेल इफेक्ट। तो बच्चों यस का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर टी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन यस में है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत अधिक होगी। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू their size shape। ठीक है, उनका शेप डिफरेंट होता है। यह जो होता है बच्चों न्यूक्लियस चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है ना, इस नाते जो है वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान नहीं होता है। पी जो होता है थोड़ा सा डिस्पर्ज होता है, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होता है। डी बहुत ज्यादा डिस्पर्ज, डबल बक्स है, उसका जो है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, या बहुत ही ज्यादा डिस्पर्ज होता है। तो शेप जो होता है बच्चों, शेप के ही कारण जो होते हैं। ठीक है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है या होता है यस ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन एफ। तो बच्चों ये चार फैक्टर थे। पहला फैक्टर आपका एटॉमिक साइज, ग्रेटर द एटॉमिक साइज, स्मॉलर द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज अधिक होने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाला जो फोर्स होता है वो बढ़ जाता है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बच्चों जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने पर उनका आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनली बहुत ही स्टेबल होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, बैलेंस से इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत ही कठिन होता है। और चौथा पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या सबसेल इफेक्ट। बच्चों एस ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन एफ। यह सबसेल जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, न्यूक्लियस के बहुत ही करीब होता है, इसलिए यह सबसेल में यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो उसको रिमूव करना कठिन होगा। ठीक है, पी सबसेल डिस्पर्ज होता है, शेप थोड़ा सा मतलब दूर दूर होते हैं, तो रिमूव करना यस की अपेक्षा आसान होता है। डी और ज्यादा डिस्पर्स होता है, डिफ्यूज जो शेप होता है। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बी से इजी होता है। और एफ बहुत ज्यादा डिफ्यूज होता है, ठीक है ना, वहां से पेनिट्रेशन बहुत ही कम होता है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद वेरिएशन बताते हैं, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किस तरह से जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होता है उसका ट्रेंड। तो बच्चों इसको दो तरह से हम पढ़ेंगे, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। तो पीरियड में बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है बच्चों, लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड 2 की बात कर लेते हैं। किस पीरियड की बात करें, पीरियड 2। पीरियड 2 में होता है हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियान। ठीक है बच्चों, जनरल रेट क्या कहता है, जैसे लेफ्ट राइट बढ़ेंगे, ठीक है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी।
ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज बढ़ती है, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप, दूसरा जो है डाउन द ग्रुप, ग्रुप में क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम बात करेंगे। टॉप टू बॉटम, तो बच्चों हम ले लेते हैं वही फर्स्ट ग्रुप, लिथियम, हलीना की रब से फरियाद। बस बच्चों इतना ही, इसके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि देखो बच्चों, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं सेल की संख्या बढ़ती है, साइज इंक्रीज करता है, ठीक है ना। लिखेंगे क्या, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू increase in atomic size। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है बच्चों, ठीक है। तो टॉप से बॉटम आने पर क्या होगा, टॉप से बॉटम आने पर जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। ये जनरल ट्रेंड है, ओके, जनरल ट्रेंड नोट कर लीजिए। मिटा दें, चलो मिटाते हैं, 1 2 3। अब बच्चों अब आपको मैं बताऊंगा एक्सेप्शन। आपको जनरल ट्रेंड बता दिया गया है, अब हम आपको बताएंगे एक्सेप्शन, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होता है पीरियड में, लेफ्ट से राइट आएगा, उसमें एक्सेप्शन। पहला फर्स्ट पीरियड ले लेते हैं, पीरियड फास्ट, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम दो एलिमेंट होते हैं। देखिए लेफ्ट राइट जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। बच्चों पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, हीलियम का होता है, ओके। मींस हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। एक नंबर का ये जो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वाला कोई एलिमेंट होता है, वो होता है हीलियम, ठीक है। हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, राइट मोस्ट टॉप एलिमेंट होता है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन देखोगे तो 1s1 आएगा, इसका 1s2, हाफ फील्ड फुल फील्ड। फुल फील्ड का जो होता है बच्चों ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी आई ज्योति ज्यादा होती है। ये हाफ फील्ड ये भी स्टेबल होता है, बट इट इज लेस स्टेबल देन फुल फील्ड, ओके। हाफ फील्ड कन्फिगरेशन इज लेस स्टेबल देन फुल फील्ड कन्फिगरेशन। नोट करें, मिटा जाए
ओके, अब बच्चों सेकेंड पीरियड की बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड बच्चों सेकेंड पीरियड में क्या आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है। जनरल पीरियड क्या होता है? अच्छा, इनका न्यूक्लियर चार्ज देखा जाए बच्चों, तो इनका न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये न्यूक्लियर चार्ज मैं लिख देता हूं, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया जाए, इसका आएगा 2s1, 3, 2, 1 लिख देते हैं, 2, 1, 2, 2, इसका लिखेंगे इसका होगा 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। ठीक है। देखो बच्चों, जनरल पीरियड कहता है लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? आयनेशन एनर्जी बढ़ेगा, IE क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ये जनरल पीरियड है, जनरल ट्रेंड। लेकिन बच्चों वास्तव में इस तरह का जो है ऑर्डर नहीं होता कि जो नियान जैसे आगे होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर आगे का होगा, नाइट्रोजन का होगा, कार्बन का होगा, बोरान का होगा, बेरिलियम का होगा, फिर लिथियम का। नो, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो यहां पर जो है बच्चों, ये 2p3, ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत ही स्टेबल, हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है। ऐसे ही बच्चों ये 2s1 भी क्या है? हाफ फील्ड। सॉरी, ये हाफ फील्ड है, ये इसको कर देते हैं, ये फुल फील्ड है। तो फुल फील्ड का जो होता है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है। और बहुत ज्यादा ये चेंज नहीं होगा, ये बल्कि यहां पर चला जाएगा और ये वाला जो है यहां पर चला जाएगा। ठीक है। तो ऑर्डर यदि आप लिखना चाहोगे तो होगा क्या? सबसे कम आयनेशन एनर्जी जो होगा लिथियम का होगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा? बोरान आएगा, तीसरे नंबर पर बेरिलियम आएगा, चौथे नंबर पर कार्बन आएगा, पांचवें नंबर पर ऑक्सीजन आएगा, छठे नंबर पे नाइट्रोजन आएगा, सातवें नंबर पर फ्लोरीन आएगा और नियान जो होगा सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है ना। अर्थात नियान का आयनेशन एनर्जी जो होता है सबसे अधिक होता है बच्चों। ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ असेंडिंग IE। ओके, फर्स्ट पीरियड का है ये। हो गया बच्चों, नोट कर लो। सेकेंड पीरियड के बाद बच्चों हम बात करेंगे थर्ड पीरियड की। बता दें, चलो बता दें, 1 2 3। थर्ड पीरियड में बच्चों हमारा एलिमेंट होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद 14 जो होता है सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इसका यदि हम देखेंगे बच्चों तो आ जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 3s1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3s2 आ जाएगा, 3p1 आ जाएगा, 3p2 आ जाएगा, 3p3 आ जाएगा, 3p4 आ जाएगा, 3p5, 3p6। ठीक है, एक बार फिर बच्चों देखोगे तो ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये हाफ फील्ड है। ठीक है, तो बच्चों ये जो होगा यहाँ पर चला आएगा, ये जो होगा यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, सबसे कम आयनिक एनर्जी सोडियम का होगा, लेस देन एल्यूमिनियम, लेस देन मैग्नीशियम, लेस देन सिलिकॉन, लेस देन सल्फर, लेस देन फास्फोरस, लेस देन क्लोरीन, लेस देन आर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया आयनेशन एनर्जी का इन थर्ड पीरियड। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, ये एक्चुअल ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? एक्चुअल ऑर्डर। तो जनरल टेबल में क्या कहेगा, सोडियम सबसे कम, फिर मैग्नीशियम से ज्यादा, हीलियम से ज्यादा, सिलिकॉन से ज्यादा, फास्फोरस सबसे ज्यादा, आर्गन। वास्तव में उस प्रकार का जनरल टेबल आपको नहीं मिल रहा है, उससे कुछ डेविएशन मिल रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम का जो है एल्यूमिनियम ज्यादा हो जाता है, फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा हो जाता है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण जो है इनका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। मिटारा जाए बच्चों, 1 2 3। आइए अब ग्रुप में हम एक्सेप्शन देखते हैं। ग्रुप में ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप 1 की बात कर ले तो बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंड्स की बात नहीं करते क्योंकि वह रेडियो एक्टिव होता है बच्चों। यहाँ से ट्रांसफर वाटर जैसे से आते हैं, साइज होता है बच्चों बढ़ता है, और साइज बढ़ने के कारण जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी होता है डिक्रीज होता है बच्चों। ठीक है, तो सीजियम है लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन आपको मिल गया। एक तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट का नाम बताइए और उस एलिमेंट का नाम बताइए जिसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। तो वह एलिमेंट होता है सीजियम। सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है सबसे कम होता है बिकॉज आपका लार्जेस्ट साइज, उसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक होता है इस कारण से। ठीक है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक, अब बच्चों ग्रुप 2 की बात करेंगे, नोट कर लीजिए। मिटाना 1 2 3। ग्रुप 2 में बच्चों बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाग, राजी। बस राजी तक नहीं जाएंगे क्योंकि वह रेडियो। यहाँ पर ये बच्चों साइज जो होता है बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने के कारण जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वह रिड्यूस होगा। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हम आपको कुछ क्वेश्चन साथ करवाएंगे और फिर आप लोग समझ जाओगे कैसे क्या इसमें है। ठीक है, बेटा चलो
क्वेश्चन है बच्चों, कंपेयर, ठीक है, कंपेयर IE1 and IE2, IE1 and IE2 of oxygen and nitrogen, oxygen and nitrogen, मतलब नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तथा ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कीजिए। तो आओ बच्चों देखते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने से होगा क्या, 1s2 2s2 2p4। यहां से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला बच्चों, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आ गया IE1। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, उसको कहेंगे IE2। तब क्या हो जाएगा, ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा 1s2 2s2 2p2। तो देखो बच्चों ये कन्फिगरेशन बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, IE2 is greater than IE1 due to stable electronic configuration, electronic configuration। वो तो हमेशा ज्यादा ही होना है, स्टेबल, सॉरी इसको मिटा देते हैं बच्चों। यहाँ पर IE2 मिल गया, IE1 मिल गया। चलिए हम अब लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3 स्टेबल कन्फिगरेशन है। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे IE1 बनेगा नाइट्रोजन तो 1 चार्ज 1s2 2s2 2p2। यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे IE2 आ जाएगा, नाइट्रोजन पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 1s2 2s2 2p1। तो बच्चों यदि कंपेयर किया जाए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है वह ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होता है, ओके। मतलब IE1 फॉर नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ ऑक्सीजन, ओके, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है। अब बच्चों देखा जाए IE2 की बात किया जाए, ठीक है, तो IE2 फॉर ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन IE2 फॉर नाइट्रोजन ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो
तो बच्चों I2 में देखा जाएगा तो ऑक्सीजन में 2p3 है, बहुत स्टेबल है, ये ऑक्सीजन का सेकंड हाईएस्ट एनर्जी ग्रेटर होता है। ओके, इससे नाइट्रोजन में 2p2 है, ये स्टेबल नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन था। क्या है बच्चों, नोट करना। क्या चलो, तो डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे, उनके आयनाइजेशन एनर्जी में हम सिमिलर एलिमेंट, तो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वही बच्चों क्रोमियम एंड मैंगनीज, क्रोमियम एंड मैंगनीज। ठीक है, तो देखो बच्चों क्रोमियम होता है 24, कन्फिगरेशन करेंगे तो 3d5 4s 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आएगी Cr मोनो पॉजिटिव, 3d5 4s 0। ठीक है, ये कन्फिगरेशन हो जाएगा। अब यहां से बच्चों एक और इलेक्ट्रॉन निकालिए, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा Cr डबल पॉजिटिव, 3d4 हो जाएगा 4s 0। ठीक है, क्रोमियम की बात किया जाए हो गया, मैग्नीज की बात करते हैं। 25 होता है एटॉमिक नंबर, 3d5 4s 2। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पहला इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यस से मिलेगा। ठीक है, तो आपको वो मिलेगा Mn मोनो पॉजिटिव, 3d5 4s 1। फिर इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी Mn डबल पॉजिटिव हो जाएगा, 3d5 4s 0। देखो बच्चों, यहां पर कंपेयर करें तो क्रोमियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, IE1, ओके, ऑफ मैग्नीज इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ क्रोमियम। क्यों? स्टेबल कन्फिगरेशन है। ठीक है, ऐसे ही IE2 ऑफ मैग्नीज इज IE2 ऑफ मैग्नीज। इसमें देखो D का 5 में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मैग्नीज में 1 है या 1 हाफ फील्ड है, ये लेस स्टेबल। ठीक है ना, इसी नाते सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का ज्यादा होता है और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीज का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्टेबल कन्फिगरेशन है। ठीक है बच्चों, मिटा रहा था बच्चों, नोट कर लो। कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन
एंड नाइट्रोजन प्लस। ठीक है, चलो बच्चा, नाइट्रोजन देखिए 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, बन गया ये प्लस 1s2 2s2 2p2। यह प्लस की बात किया गया 1s2 2s2 2p2, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बनेगा नाइट्रोजन डबल पॉजिटिव 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो क्या अलग होगा, यह मान लो कि फर्स्ट है, यहां पर आयनिक एनर्जी है, तो कौन सा यह प्लस का आयनिक एनर्जी आगे होगा या नाइट्रोजन का? आप कहोगे कि ये स्टेबल है, फर्स्ट वाला ज्यादा होगा, ये अनस्टेबल है, उसका कम होगा ना, या सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट। ओके, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी is higher, that is ionization energy of nitrogen plus is greater than ionization energy of nitrogen। ओके, नोट करा इतना। अब बच्चों ग्रुप में हम एक्सेप्शन की बात करेंगे, ग्रुप में एक्सेप्शन की बात करेंगे, मिटाना है, चलो मिटाते हैं। एक्सेप्शन इन ग्रुप, एक्सेप्शन तो बच्चों ग्रुप नंबर 13 जो है मोस्टली जो है परीक्षा में ढेर सारा पूछा जाता है। ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट कैसे हम याद करते हैं बच्चों, बाबा अलीगढ़ इंडियन तेल, बाबा अलीगढ़ इंडिया तेल। ठीक है, सॉरी क्लियर होता है तेल। ये पहला एलिमेंट है बच्चों, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखा जाए तो बच्चों ऊपर से नीचे आने पर साइज छोटा बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये जनरल ट्रेंड कहता है, जनरल ट्रेंड कहता है, पर क्या वास्तव में होता है, एक्सपेक्टेड देखा जाए बच्चों तो क्या होगा, बेरिलियम का सबसे, बोरान का सबसे ज्यादा होगा, फिर एल्यूमिनियम का होगा, फिर गैलियम का होगा, फिर इंडियम का होगा, फिर टेलुरियम का होगा। ठीक है, रियलिटी में क्या होगा बच्चों, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल उल्टा पलटा होता। उसके लिए आपको हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाना बच्चों, चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो यहाँ पर जो है आयनाइजेशन एनर्जी है, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो W एक बना लेना है, ये W आपको बना लेना है। और फिर उसके बाद इनके जो यहाँ पर है, बाबा अली गए इंडिया तेल। ठीक है, तो देखा जाए बच्चों तो रियलिटी में क्या आ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा सबसे ज्यादा बोरान का हो रहा है, फिर दूसरे नंबर पर आ रहा है टेलुरियम का,
तीसरे नंबर पर आ रहा है गैलियम का, चौथे नंबर पर इंडियम, पांचवें नंबर पर एल्यूमिनियम का आ रहा है। इंडियम का सबसे कम आ रहा है। तो रिएक्टिव ऑर्डर लिखेंगे क्या होगा, सबसे आगे बोरान, दूसरे नंबर पर थैलियम, तीसरे नंबर पर गैलियम, चौथे नंबर पर एल्यूमिनियम, पांचवें नंबर पर इंडियम आ रहा है। तो वही आप एक नंबर लर्न कर लो बच्चों, 1 5 3 2 4, ये नंबर लर्न कर लें तो इससे क्या होगा 1 5 3 2 4 से आपको 13 पीरियड के जो एलिमेंट्स का आयनेशन एनर्जी का आर्डर पता चल जाएगा, डिसेंडिंग आर्डर पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, बोरान का ज्यादा है आयनेशन एनर्जी, ठीक है, पर यहां पर बच्चों इंडियम और थैलियम की बात किया जाए, टेल्यूमियम की बात करें, टेल्यूमियम का ज्यादा है, इंडियम का कम है। तो इसका रीजन ये है, रीजन क्लियर का जो आयनेशन एनर्जी जो है बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, ड्यू टू लैंथेनाइड कंडक्शन, ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, यह वाला आ जाता है ना, तो यह वाले जो सबसेल होते हैं उनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होती है। ऐसे ही बच्चों गैलियम जो है, गैलियम का आयनेशन एनर्जी जो है वो भी हाई है, ड्यू टू ट्रांजिशन इफेक्ट, कंट्रैक्शन, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। ओके, ये एक दो रीजन है बच्चों, नोट करना। हो गया, मिटा दें 1 2 3। अब बच्चों ये ग्रुप नंबर 13 का एक्सेप्शन हो गया। अब है ग्रुप नंबर 14, ग्रुप 14। ग्रुप नंबर 14 में हमारा एलिमेंट होता है काशी, 40 युग के संग पार्वती को देखा। ठीक है, तो जनरल प्लेट आप देख ही रहे हो, साइज बढ़ रहा है तो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए जनरल प्लेट में। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है, रियलिटी में क्या होगा, लेड का ज्यादा हो जाता है बच्चों, लेड का, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है 3 से अधिक हो जाती है। क्या होगा, कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन, ग्रेटर देन जर्मेनियम, ग्रेटर देन लेड, ग्रेटर देन टीन। क्यों, लैंथेनाइड कंडक्शन, रीजन लिखेंगे लैंथेनाइड कंडक्शन, मतलब लेड का पीबी का आयनेशन एनर्जी ग्रेटर है ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन बच्चों आप लोग को पता होगा, या जो सबसेल होता है उसकी पुअर शील्डिंग होती है, जिससे कि बाहरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोज आ जाता है, साइड हट जाता है, जिससे कि वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं। अब बच्चों कुछ बातें हैं, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब पढ़ लो। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ठीक है,
कैरेक्टर। ये मेटेरिक नॉन मेटेरिक कैरेक्टर बच्चों डिपेंड करता है किस पर? दीज डिपेंड अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, यदि बच्चों क्या है आयनाइजेशन एनर्जी यदि लो है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली। तो इलेक्ट्रॉन जब इजीली रिमूव होगा तो वह मेटल प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा, हाई मेटेरिक प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी मान लीजिए कि अधिक है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली। जब इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं रिमूव करता है तो वह नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा, अर्थात वह नॉन मेटेरिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक, चलो बच्चा मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो जब मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो मेटेरिक बेसिक ऑक्साइड का बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। ऐसे नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। इससे क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यदि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? उसके ऑक्साइड का। ठीक है, इतना नोट करिए, मिटा दें। ओके, देखो बच्चों पीरियोडिक टेबल मैं दिखला दे रहा हूं। ये ठीक, पीरियोडिक टेबल है। ठीक, यहां पर बच्चों मेटल होते हैं, यहां पर क्या होते हैं? मेटल, और इधर क्या होते हैं? नॉन मेटल। ठीक है, इधर का जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है बच्चों कम होता है, तो मेटेरिक की प्रॉपर्टी क्या होता है? मेटेरिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं नॉन मेटेरिक कैरेक्टर, नॉन मेटेरिक कैरेक्टर रिड्यूस होता है। ठीक, इधर आइए, क्या हो रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बढ़ रही है। इसका मतलब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कैरेक्टर बढ़ रहा है, अर्थात मेटेरिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।